नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सिंह स्टैटिक विद यू में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग पेडागॉजी के बारे में बात कर रहे थे। और इससे पहले हम लोगों ने 22 जनवरी 2022 में पूछी गई मैथ, ईवीएस, हिंदी और सीडीपी की पेडागॉजी पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे 17 जनवरी 2022 में पूछे गए सभी प्रश्नों की। और कौन सा पोर्शन पकड़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जानकारी दे दूं आपको। अगर स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगेगी आपको, बेहतर मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। उसके बाद अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको इसके लिंक में नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का कि बालकों के व्यक्तिगत विकास। अब व्यक्तिगत विकास मतलब अलग अलग विकास हो रहा है। व्यक्तिगत का मतलब इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, अलग अलग बच्चों में अलग अलग विकास की बात हो रही है। ठीक है, तो बालकों के व्यक्तिगत विकास पहला है के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। पक्के तौर पर भविष्यवाणी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एकदम पक्के तौर पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। देखिए, विकास की एक अवधारणा है, विकास का एक सिद्धांत जानिएगा जिसे कहते हैं पूर्वानुमेय का सिद्धांत। और ये पूर्वानुमेय का सिद्धांत कहता है कि विकास में भविष्यवाणी की जा सकती है, परंतु बिल्कुल पक्के तौर पे भी नहीं की जा सकती और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो दोनों पोर्शन आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, कुछ हद तक, देखो मैंने कहा ना कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, जिसे हम कौन सा सिद्धांत कहते हैं? इसे ही हम व्यक्तिगतता या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कहता क्या है ये सिद्धांत, दिमाग में रखिएगा कि भिन्न भिन्न बालकों में जो विकास की दर पाई जाती है या विकास की गति पाई जाती है वो भिन्न भिन्न पाई जाती है। मतलब देखिए, एक ही क्लास में पढ़ रहे बच्चों में कोई ऊपर से फर्स्ट आ रहा होता है और कोई नीचे से फर्स्ट आ रहा होता है। मतलब समझ रहे हैं आप कि एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं पर सभी बालकों में क्या है, विकास की जो गति है वो अलग अलग पाई जाती है। और यही कह रहा है हमारा कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। यही कहता है हमारा व्यक्तिगतता, व्यक्तिगत विभिन्नता या अनिश्चित गति का सिद्धांत। ठीक है, विकास का एक सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला कथन है हमारा कि विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। तो बिल्कुल भैया, विकास तो क्रमबद्ध तरीके से होता है और हमने बताया विकास हमेशा एक निश्चित क्रम का पालन करता है। और ये निश्चित क्रम का जो पालन होता है, यह निश्चित क्रम का पालन केंद्र से परिधि की ओर या फिर समीपवर्ती से दूरवर्ती की ओर होता है। तो इसीलिए ये पोर्शन यहाँ से हमारा बिल्कुल सही है, मतलब सही है। तो यहाँ पर क्रमबद्ध नहीं होता है, मतलब ये गलत है। उसके बाद विकास अव्यवस्थित होता है, नहीं भैया, विकास क्या होता है, व्यवस्थित तरीके से होता है, तो ये भी गलत हो गया। विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसी तो कहते हैं सतत या निरंतर विकास का सिद्धांत। तो सतत या निरंतर विकास का सिद्धांत, यही हमारा सबसे सटीक आंसर होगा, कथन सही होगा। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है, इसे ही विकास का सतत या निरंतर विकास का सिद्धांत कहते हैं। और विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है, इसीलिए ये भी गलत हो गया हमारा। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3, विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसे सतत या निरंतर विकास के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, कौशल का मतलब होता है स्किल्स, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं? तो अगर समाज के बारे में, अगर मतलब अपने बारे में नहीं, समाज के बारे में, तो बिल्कुल समाज के बारे में पास पड़ोस से भी सीखेंगे, समाज के बारे में धर्म से भी सीखेंगे, स्कूल में भी जाकर सीखेंगे। और समकक्षीय समूह, मतलब आपके जो दोस्त हैं ना, आपकी क्लास में जो आपके दोस्त रहते हैं वो आपके समकक्षीय समूह कहलाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ से भी सीखेंगे। तो हमारा चारों ऑप्शन सही है, तो 1 2 3 4, हाँ आपका यहाँ से चौथा ऑप्शन सही है। सामाजिक विकास, देखिए सामाजिक विकास के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेव वाइगोस्की ने बताया है कि जो बालक का सामाजिक विकास होता है वो 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला, समाज, मतलब आप जिस समाज में रह रहे हैं वो आपके सामाजिक विकास पे कहीं ना कहीं उत्तरदायी होगा। दूसरा, आपकी भाषा, ठीक है, आपकी लैंग्वेज भी आपके सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी होती है।
तीसरा आपका संस्कृति, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो खेल। तो बालक का सामाजिक विकास सबसे बेहतर तरीके से कहाँ पर होता है, तो खेल के मैदान में। तो सामाजिक विकास इन सभी बातों पर निर्भर करता है, तो दिमाग में आपको रखना है। तो यहाँ से आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आप अनुकूलन जानिए क्या होता है। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन होता है समाज के अनुसार या वातावरण के अनुसार स्वयं को जो ढालने की प्रक्रिया होती है वो कहलाती है अनुकूलन। स्वयं को ढालने की प्रक्रिया वातावरण के अनुसार क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन को आगे दो भागों में बांटा गया है। अब वही पूछ रहा है कि आगे भैया वो दो भाग हैं कौन से, ये बताइए। तो पहला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं आत्मसात्करण या समायोजन। ठीक है, मैंने कहा आत्मसात्करण या समावेशन। आत्मसात्करण या इसी को कहते हैं समावेशन। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें लगभग एक ही तरह होती हैं, पर कहीं कहीं आपको अलग भी देखने को मिलेगा। आत्मसात्करण का मतलब क्या होता है? जब आपके, मान लीजिए आपका दिमाग है, ठीक है, और आपके दिमाग में एक ज्ञान का निर्माण हो चुका है, ज्ञान का छोटा सा स्कीमा बन चुका है, पैकेट बन चुका है, तो इसी के आधार पर जब आप ज्ञान को सम्मिलित करते हैं, नए ज्ञान को जो आपको वातावरण से मिलता है वो आत्मसात्करण कहलाता है। मतलब पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को सम्मिलित करना या जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। और समावेशन भी थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता हुआ होता है। कहते हैं कि पूर्व ज्ञान में वातावरण से प्राप्त नवीन ज्ञान के आधार पर संशोधन करना आपका क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। तो पहला जो टाइप हुआ वो हुआ आपका आत्मसात्करण या समावेशन, और दूसरा होता है समायोजन। अब ये समायोजन क्या होता है? ठीक है, देखिए सिंपल सा एग्जांपल ये लीजिए। मान लीजिए आपका ये दिमाग है और इस दिमाग में आपने ज्ञान का निर्माण किया है। तो ये आपने ज्ञान का एक छोटा पैकेट पहले बनाया था, फिर आपको वातावरण से एक नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ये नवीन ज्ञान क्या कर रहा है? इस दिमाग को प्रतिस्थापित कर दे रहा है। मतलब इस दिमाग को यहाँ से हटाकर यहाँ पर कोई नया ज्ञान लाए दे रहा है। तो वो आपका क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। मतलब पूर्व ज्ञान के स्थान पर नवीन ज्ञान को रखना आपका क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान में क्या परिवर्तन कर देना समायोजन कहलाता है। देखिए जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पता है ना कि अभी तक आपकी शिक्षक भर्ती नहीं आई है, ठीक है, तो मैं समायोजन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि समायोजन क्या होता है। जैसे अभी तक कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है, जो भी 68,500 या 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी, यह केवल शिक्षा मित्रों का समायोजन कहा जाता है इसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले जिस स्थान पर शिक्षा मित्र थे उन्हें हटाकर उसी स्थान पर किसको रखा गया है? शिक्षकों को रखा गया है। मान लीजिए इस स्थान पर शिक्षा मित्र थे, अब इसी स्थान पर क्या इनको हटाकर किसको रखा गया है? शिक्षकों को रखा गया है। तो इसीलिए इन दोनों भर्तियों को शिक्षा मित्रों का समायोजन कहलाता है। अभी तक भारत यूपी सरकार ने, मतलब जो आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी जी की सरकार है, बाबा जी की सरकार है, उन्होंने अभी तक कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं दी है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, लोगों को लगता है कि नहीं इतने शिक्षक आ गए हैं, इतने शिक्षक आ गए हैं, अभी तक नई शिक्षक भर्ती नहीं दी है। वो तो शिक्षा मित्रों के स्थान पर उन्हें शिक्षकों को रखा है और अभी भी उनके पद खाली हैं। ठीक है, तो बिल्कुल, तो इसलिए दिमाग में आपको रखना है समायोजन क्या होता है। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन की दो मूल प्रक्रियाएं होती हैं, समायोजन और समावेशन, या फिर यहाँ पर अगर होता समायोजन व आत्मसात्करण, ये दोनों चीज़ें होती हैं। दिमाग में आपको रखना है जीन पियाजे का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिन्हें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ना है, आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च मारेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बाई शिवांशु सर, आपको पहले ही लिंक पे मिल जाएगा वो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों, लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों, हाँ, लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक में कठिनाई? तो अमूर्तता नहीं होती है। ठीक है, अब जब अमूर्तता नहीं होगी तो इससे पहले वाली अवस्था होगी, इसका मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। तो मूर्त संक्रियात्मक कहाँ है? तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो ये जो संबंधित होता है बालक, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित होता है। क्योंकि क्यों? अमूर्तता की संकल्पना। अब मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके प्रत्यक्ष रूप से सामने होती है। जैसे मैंने कहा ये पेन, ठीक है, ये क्या है? आपने कहा ये प्रत्यक्ष रूप से आपकी आंखों के सामने है, तो यह पेन मूर्त वस्तु हुई आपके सामने। और इसी को मैंने अपने पीठ के पीछे ऐसे छुपा लिया और फिर पूछा आपसे कि मेरे हाथ में क्या है, तो अब जो मेरे हाथ में है वो आपके लिए अमूर्त वस्तु हुई।
ठीक है। तो मूर्त और अमूर्त में अंतर होता है, दिमाग रखिएगा। अमूर्तता के प्रति जो बालक प्राप्त करता है वो चौथी अवस्था होती है, ये आपकी तीसरी अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक आपकी दूसरी अवस्था होती है और संवेदी चालक आपकी पहली अवस्था होती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं इन अवस्थाओं के बारे में। देखिए, सबसे पहली अवस्था संवेदी चालक जो चलती है जन्म से 2 वर्ष, मतलब जब बालक का जन्म होता है तब बालक में इंद्रियों के द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है, तो ऐसी अवस्था संवेदी चालक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर देखा हमने बालक अहम केंद्रिता का गुण प्रदर्शित कर रहा होता है, उसके बाद सजीववाद या सजीव चिंतन कर रहा होता है, चलती है हमारी 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारी 7 से 11 वर्ष और ये चलती है हमारी 11 से ऊपर, ठीक है। तो ये सभी अवस्थाएं, मैंने फिर से कह रहा हूँ कि जीन पियाजे का ये जो सिद्धांत है ना भैया, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलते हैं, तो इसको तो एकदम बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। और अगर आपको पढ़ना है तो मैंने पढ़ाया हुआ है, एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसको आप एक बार देख लेंगे, आपके दिमाग में सभी चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेट स्पीच, या हिंदी में एक और नाम है निजी वार्ता। होता क्या? बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बिल्कुल यही है। और भी देख लेते हैं। सोच में रुकावट नहीं पैदा करेगा, आत्मकेंद्रिता नहीं दिखाएगा, चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता नहीं है, बिल्कुल। तो अपनी सोच में विनियमित। अब थोड़ा सा जान लीजिए व्यक्तिगत वार्ता होती क्या है, व्यक्तिगत वाक होता क्या है। देखिए अब ये अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में चलिए पहले जान लेते हैं। यदि बालक ना स्वयं को निर्देशित करता है, ठीक है, स्वयं को निर्देशित करता है किसी कार्य के लिए, ठीक है, किसी कार्य के लिए यदि बालक स्वयं को क्या करेगा, निर्देशित करेगा, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत वाक। सिंपल सी भाषा में स्वयं से बातचीत करना आपका व्यक्तिगत वाक या व्यक्तिगत वार्ता कहलाती है, ठीक है। जब समस्या समाधान के लिए आप स्वयं से, जैसे आप पेपर दे रहे होते हैं ना, तो पेपर देने के लिए जब आप घर से निकल रहे होते हैं तो अपने दिमाग में चीज़ों को रिमाइंड करते हैं। पेन लिया, एडमिट कार्ड लिया, अपना आइडेंटिटी कार्ड लिया, तो आपके दिमाग में खुद से रिप्लाई आता है, हाँ ले लिया, हाँ ले लिया, हाँ ले लिया। तो यह जो वार्ता कहलाती है, ये आपकी व्यक्तिगत वार्ता कहलाती है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो व्यक्तिगत वार्ता मतलब स्वयं को निर्देशित करना व्यक्तिगत वार्ता कहलाती है। और दिमाग में रखिएगा, इसी से मिलता जुलता एक शब्द है स्ववार्ता, और ये स्ववार्ता वाला शब्द है, ये जीन पियाजे की शब्दावली से संबंधित है। पूछा जाता है जीन पियाजे की शब्दावली से संबंधित है, दोनों शब्द होते हैं। तो स्ववार्ता जीन पियाजे से संबंधित है और व्यक्तिगत वार्ता लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। व्यक्तिगत वार्ता का मतलब स्वयं को निर्देशित करना या समस्या समाधान के लिए जब बालक स्वयं से बातचीत करता है तो व्यक्तिगत वार्ता कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? तो कहीं भी अगर वाइगोत्स्की का नाम आए तो आपको सामाजिक अन्योन्य क्रिया जैसे शब्दों को ढूंढना है, ठीक है। अगर सामाजिक शब्द आपको कहीं पर मिल रहा है तो वही सबसे सटीक आंसर होगा। इनाम देकर नहीं, सख्त सजा देकर नहीं, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव कर कर हो सकता है, उन्हें ब्लैक बोर्ड में सारे उत्तर नकल करवा कर नहीं। तो बिल्कुल मदद की मात्रा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम अस्थायी सहारा भी कहते हैं। अस्थायी सहारा, देखिए अगर राइटिंग गड़बड़ है तो आप मेरी बातों को सुनते रहिएगा। अस्थायी सहारा कहते हैं, इसे ही पाड़ कहते हैं, इसे ही ढांचा कहते हैं, इसे ही मचान कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में कई सारे नाम हैं, इंग्लिश में केवल एक ही नाम है, स्कैफोल्डिंग। तो मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके बालक में सामाजिक विकास में बालक लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हम मदद कर सकते हैं जैसे शिक्षक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, और अभी कोहलबर्ग के बारे में बात करेंगे तो नैतिक विकास कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है। इन तीनों सिद्धांतों से मिलाकर कम से कम आपको 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इन तीनों सिद्धांतों को आसानी पढ़ लेते हैं ना पूरा, तो आसानी से आपके 9 से 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आ गया, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में? मतलब वो डर रही है, दंड से डर रही है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि नैतिक विकास के स्तर होते क्या क्या हैं, ठीक है। नैतिक विकास के सिद्धांतों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया गया है, ये दिया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। अब इस नैतिक विकास के लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं। पहले स्तर का नाम है पूर्व परंपरागत, जो चलता है हमारा 4 से 10 वर्ष। दूसरे स्तर का नाम है परंपरागत,
जो चलता है 10 से 13 वर्ष, 10 से 13 या कहीं कहीं आपको 10 से 14 वर्ष मिलेगा। और तीसरा है उत्तर परंपरागत, ठीक है, जो चलता है हमारा 13 या 14 से ऊपर, ठीक है। अब इसको भी इन्होंने दो दो उप अवस्थाओं में बांटा है या दो दो अवस्थाओं में बांटा है। ये 3 स्तर हैं जिसको दो दो अवस्थाओं में बांटा है। अब दोनों अवस्थाएं कौन है ये जान लीजिए। देखिए, पूर्व परंपरागत के अंतर्गत जो पहली अवस्था होती है उसका नाम है आज्ञा व दंड की अवस्था, ठीक है। आज्ञा व दंड, अभिमुखता, आज्ञा व दंड की अवस्था, आज्ञाकारिता, ये ऐसे नाम कहीं भी मिले तो पहले स्तर की पहली अवस्था से संबंधित। दूसरी है अदला बदली, विनिमय या फिर अहंकार की अवस्था, ठीक है। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा, अदला बदली, विनिमय या फिर अहंकार की अवस्था। अब यहाँ पर देखिए बालक क्या कर रहा है, नैतिकता का निर्धारण हो रहा है बालक में। अब नैतिकता का निर्धारण होता कैसे है, या तो किसी दूसरों की आज्ञा द्वारा, मतलब हम बताएंगे देखो ये तुम्हारे चाचा हैं, इनके पाँव छुओ, तो आज्ञा देंगे ना, तो आज्ञा के द्वारा जब नैतिकता का निर्धारण होगा तो पहले स्तर की पहली अवस्था से संबंधित, और अगर आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है तो क्या दंडित करेंगे, और पनिशमेंट के द्वारा भी यदि हम नैतिकता का निर्धारण करा रहे हैं तो वो भी हमारी पहले स्तर की पहली अवस्था से संबंधित। यहाँ पर वस्तुओं की अदला बदली करता है, मतलब यदि तुम आज मुझे अपना पेन दे दो, कल मैं तुम्हें अपना पेन दे दूंगी, ऐसी बात होती है, विनिमय की बात होती है। या फिर अहंकार की बात होती है कि तुमने नहीं दिया मुझे तो कल मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा। तो ये सब बातें किससे संबंधित होगी, यहाँ से। परंपरागत भी आपके दो स्तर से संबंधित हो, दो अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है प्रशंसा की अवस्था, या अच्छा लड़का अच्छा लड़की की अवस्था, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था, ठीक है। और दूसरी होती है सामाजिक सम्मान की अवस्था। अब दोनों को जान लेते हैं क्या होता है। पहले मैंने बताया प्रशंसा या अच्छा लड़का अच्छा लड़की की अवस्था, मतलब यहाँ पर ना अगर आप बालक की प्रशंसा करेंगे, कोई कार्य करता है उसको मतलब कहीं ना कहीं आप पुनर्बलन देंगे कि नहीं बहुत अच्छा काम किया आपने, तो उसके अंदर उस कार्य के प्रति नैतिकता का निर्धारण होगा। और दूसरी चीज़, यदि आप कहीं ना कहीं दूसरे जो स्तर में जाता है तो यहाँ पर बालक समाज के नियमों के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करता है, ठीक है। मतलब जो समाज का नियम बना है वैसे ही अपने में परिवर्तन लाता है, तो ये सामाजिक समझौते की अवस्था कहलाती है। जब हम तीसरे स्तर में घूम के जाते हैं तो तीसरे स्तर का जो नाम होता है, चलिए थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, मैं इतना बता दूं आपको, यहाँ से बताया, ठीक है। चलिए जब तीसरे स्तर की बात करते हैं, ये हमारा तीसरा स्तर है। तीसरा यहाँ पर क्या कर रहा था, समाज के नियमों को मान रहा था, यहाँ पर अब उन्हीं सामाजिक नियमों में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, या सामाजिक नियमों में परिवर्तन की अवस्था या सामाजिक समझौते की अवस्था। और ये होती है विवेकपूर्ण निर्णय लेने की अवस्था, मतलब अब अपने विवेक से निर्णय लेगा, उसे दूसरों की आवश्यकता नहीं है निर्णय लेने के लिए, नैतिकता के लिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर बालक को नैतिकता के निर्धारण के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ रही थी, और यहाँ पर जो नैतिकता का धारण हो रहा है बालक में वो स्वयं के द्वारा हो रहा है, उसे दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ये 3 स्तर होते हैं, मैं फिर से पूरा आपको बताए दे रहा हूँ, दिमाग में रखिएगा। नैतिक विकास के स्तर पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बताए गए हैं। पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, और हर स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई हैं। पूर्व परंपरागत की पहली अवस्था आज्ञा व दंड की अवस्था, दूसरी अदला बदली या विनिमय की अवस्था। उसके बाद परंपरागत की पहली अवस्था हमारी प्रशंसा की अवस्था, अच्छा लड़की या अच्छा लड़के की अवस्था, और सामाजिक सम्मान की अवस्था। और उत्तर परंपरागत की पहली सामाजिक समझौते की अवस्था या विवेकपूर्ण निर्णय लेने की अवस्था, ठीक है। तो ये पूरा रहता है यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन है हमारा पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी, मतलब कहीं ना कहीं वो डर रही है। तो आज्ञा पालन या दंड अभिविन्यास की अवस्था पहली अवस्था से संबंधित होगा। देखिए सभी हैं यहाँ पर, जितना मैंने आपको बताया, ये आपकी सबसे लास्ट की लास्ट अवस्था, मतलब उत्तर परंपरागत की दूसरी अवस्था। ये सामाजिक क्रम व्यवस्था, मतलब उत्तर परंपरागत की दूसरी अवस्था, ये परंपरागत की पहली अवस्था, और ये पूर्व परंपरागत की पहली अवस्था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कौन सा पूछा जाता है, कौन सा सही नहीं है। बुद्धिमत्ता एक स्थिरता स्थायी विविधता है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था इन्होंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमत्ता को
परिपोषित या विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, कई प्रकार, तो 8 प्रकार बताए थे हार्वर्ड गार्डनर ने। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से सहबद्ध नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, मतलब ये भी सही हो गया, मतलब ये कि नहीं किया जा सकता, बिल्कुल एकाकी आयाम मतलब एक आयाम से नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, 8 आयाम इन्होंने बताए हैं, इसीलिए पहला ऑप्शन, कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विविधता है, ये नहीं बताया था। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर का एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं हम बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, और बहुबुद्धि के सिद्धांत में इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, ठीक है। 8 में आपको 3 जो बहुत पूछी जाती हैं, पहली आपकी जो होती है स्थानिक, ठीक है, या स्थानीय बुद्धि, दूसरी आपकी पूछी जाती है अंतर्वैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक, ठीक है, और तीसरी होती है आपकी अंतःवैयक्तिक। अब ये तीनों को अलग अलग जान लेते हैं क्या होता है। पहले स्थानिक बुद्धि, जब आप अपनी मूर्त संकल्पना के द्वारा किसी अमूर्त चीज़ों का निर्माण करते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, स्थानिक बुद्धि। जैसे कारीगर, एक इंजीनियर पहले घर बनाने से पहले क्या करता है, उसको उसका पूरा डायग्राम एक चार्ट पर बनाता है, जिसे रॉ डायग्राम कहा जाता है, कैसे घर बनाना है, कैसे कहाँ पर बालकनी जाएगी, तो फिर उसको क्या करता है, पहले अमूर्त चीज़ों को बनाता है, ठीक है, और फिर उसकी क्या करता है, एक मूर्त संकल्पना देता है, तो ऐसी बुद्धि वालों को स्थानिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या होता है, ये ऐसी बुद्धि होती है जो मतलब स्वयं से इंटरेक्शन के लिए, दूसरों से इंटरेक्शन के लिए। अंतरावैयक्तिक क्या होती है, जब आपको दूसरों से बातचीत करने के लिए जिस बुद्धि का आप प्रयोग करते हैं वो अंतरावैयक्तिक होती है। जैसे आपकी जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन्हें पता होता है किसके सामने कौन से रेट पे कौन सा सामान दिखाना है, ठीक है, तो दूसरों के सामने इंटरेक्ट होने के लिए जिस बुद्धि का आप प्रयोग करते हैं वो अंतरावैयक्तिक, और स्वयं से इंटरेक्ट होने के लिए जिस बुद्धि का आप प्रयोग करते हैं वो अंतःवैयक्तिक। जैसे शिव जी, ठीक है, भगवान शिव क्या थे, ध्यान में रहते थे, तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि द्वारा क्या करते थे, ध्यान में मग्न होकर स्वयं से ही उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते थे। तो ये होती है आपकी कौन सी, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। फिर से मैं बता रहा हूँ, स्थानिक बुद्धि मूर्त संकल्पनाओं के अमूर्त संकल्पनाओं का प्रयोग करके मूर्त चीज़ों का निर्माण करना स्थानिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक मतलब दूसरों से इंटरेक्शन के लिए जिस बुद्धि का आप प्रयोग करेंगे तो अंतरावैयक्तिक, और स्वयं से इंटरेक्शन के लिए जिस बुद्धि का आप प्रयोग करेंगे तो वह होती है अंतःवैयक्तिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बाल केंद्रित शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा मतलब प्रजातांत्रिक शिक्षा होगी हमारी, इतना आपको दिमाग में रखना। अगर बाल केंद्रित शिक्षा की कहीं भी बात हो रही है तो प्रजातांत्रिक शिक्षा की बात होगी। और बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बालक सर्वे सर्वा, ठीक है, बालक, और यही शिक्षा चल भी रही है हमारी, ठीक है, दिमाग में रखना है। कहीं भी अगर बाल केंद्रित आता है तो सबसे बेस्ट आंसर होता है आपका। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं शिक्षक की भूमिका तो होती है। शिक्षिका का सक्रिय भूमिका, शिक्षा की सक्रिय भूमिका तथा विद्यार्थी निष्क्रिय नहीं हो सकता है। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका तथा शिक्षिका निष्क्रिय, अरे दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे तो काम में कैसे चलेगा, दोनों में से दोनों को सक्रिय होना जरूरी है, शिक्षिका दोनों सक्रिय भूमिका, तो यही होती है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा में, शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं कथन और तर्क वाले, इसको करने का सिंपल सा एक तरीका है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले कथन पढ़ना है। कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसा आप अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आप लैंगिक रूढ़िबद्धता से ग्रस्त माने जाओगे, या फिर कह सकते हैं आप लैंगिक असमानता से ग्रस्त माने जाओगे, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त माने जाओगे, तो यह कथन गलत है, ठीक है। दूसरा कथन, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमता, फिर वही बात हो गई है, लड़के लड़कियों को अंतर करने की बात हो गई, तो ये भी गलत है। तो दोनों गलत कौन सा है, ए तथा आर दोनों गलत है, ये सही है। अब इसको करना कैसे, इसमें ना सबसे पहले आपको कथन पढ़ना है इंडिविजुअल। आपने कथन पढ़ा, आपको देखा आपने कथन में कि कथन कह क्या रहा है, ठीक है। अगर कथन सही है, ठीक है, तो आप सही टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। अगर कथन गलत कह रहा है आपका, ठीक है, तो एक गलत हो गया, तो आपको पता चल गया कि अब ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि पहला कथन ही हमारा गलत हो गया, तीनों नहीं हो सकता, बचा यही ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ठीक है। और अगर कथन सही है तो अब ये 3 ऑप्शन होंगे, अब इसमें आगे क्योंकि लगा दीजिए और फिर तर्क पढ़ लीजिए। अगर क्योंकि लगाने के बाद आपको सही तर्क मिलता है तो आपको ऑप्शन ये इन दोनों में से कोई एक सही होगा। सही तर्क मिलता है तो पहला, अगर सही तर्क नहीं मिलता है तो दूसरा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अभी एक और 2 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें और जानेंगे हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है, पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण,
पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण और पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना। तो भैया रटकर याद करना तो कोई देगा ही नहीं, तो इतना आपको दिमाग में रखना है कि रटकर याद करना हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों का गैर मतलब संदर्भ जो है उससे बाहर की चीज़ें नहीं रखना है आपको। पाठ्यचर्या का मानकीकरण, थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़िएगा। देखिए मानकीकरण को इंग्लिश में कहते हैं डी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम। देखिए हो सकता है पाठ्यचर्या का मानकीकरण, तो पाठ्यचर्या को अगर स्टैंडर्डाइज कर देंगे, पाठ्यक्रम को आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, पाठ्यचर्या को नहीं कर सकते, इसीलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो बिल्कुल 2020 किस पर जोती है? पाठ्यचर्या का लचीलापन, मतलब बालकों के अनुसार, मतलब जिस प्रकार बालक सीख पाएंगे उस प्रकार पाठ्यक्रम का, पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। नेशनल NEP 2020, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। समिति का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष बने के कस्तूरी रंगन, पूर्व इसरो अध्यक्ष रह चुके हैं हमारे ये, ठीक है। के कस्तूरी रंगन, पूरा नाम है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। 29 जुलाई 2020 को ये हमारी आई थी, 29 जुलाई 2020 को संपूर्ण भारत में लागू हुई थी। लागू करने वाला पहला राज्य था हमारा कर्नाटक और दूसरा राज्य था हमारा MP। और यहाँ पर जो शिक्षा थी वो 10+2 के रूप में चल रही थी। अब इसको हटाकर शिक्षा अब 5+3+3+4 के रूप में आगे बढ़ेगी। मतलब ये एक शैक्षिक ढांचा होगा हमारा, 5 साल फिर 3 साल फिर 3 साल, और ये पूरी स्कूली शिक्षा का ढांचा है, ठीक है। तो इसको मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा कभी, ठीक है। तो इसका दिमाग अभी तो आपको इतना दिमाग में रखना है, जो 10+2 का हटाकर अब इसके स्थान पर क्या है 5+3+3+4 के ढांचे की बात हो रही है। फिर से बता रहा हूँ पूरा। NEP 2020 के इस समिति का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष बने के कस्तूरी रंगन। 29 जुलाई 2020 को संपूर्ण भारत में लागू हुई। लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक, दूसरा राज्य MP। अभी यूपी में लागू हुई है कि नहीं इसकी संपूर्ण जानकारी है नहीं, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा। और 10+2 को हटाकर अब 5+3+3+4 के शैक्षिक ढांचे का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मूल्यांकन है क्या चीज़, ठीक है। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण का मतलब है कि कहीं ना कहीं मापन किया गया होगा, मतलब संख्यात्मक मानों के आधार पर वैल्यू जब बता दी जाए, गुणों को बता दिया जाए, ठीक है, तो आपका मूल्यांकन कहलाता है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया हमेशा मापन के बाद ही संभव है। अब देखते हैं मूल्यांकन होता क्या है। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना। नहीं भैया ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसको आप दर्शाओगे तो ये आपका मूल्यांकन नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट उसकी बात करते हैं ऑप्शन की। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। तुलना नहीं करनी है आपको, ये भी गलत हो गया। मानक वर्ग बच्चे में लेबलिंग करना, मतलब लेबलिंग करना मतलब एक लाइन से बताना कि ये भैया 1 नंबर वाले हैं, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, तो ये भी नहीं करना है। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। बिल्कुल मूल्यांकन क्या है कि अधिगमकर्ता मतलब एक विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, अगर इसके बारे में आप बताते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष, देखिए आपको क्या करना होता है ना, आपको की पॉइंट पकड़ने होते हैं। ये सामाजिक रचनावादी दिया, सामाजिक दिया है तो कहीं ना कहीं समाज मतलब समूह होगा, तभी सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष बनेगी, जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान रखा जाता है, की व्याख्या करता है। बैठने की तय व्यवस्था हो सकता है और बहुत सटीक आंसर नहीं है। शिक्षकों को केवल निर्देश देना हो, बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन, ना ना ना, शिक्षक निर्देश देगा तो शिक्षक केंद्रित कक्षा हो जाएगी। बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण, याद तो करना ही नहीं है, याद वाला फिर गलत हो जाएगा। और बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। मैंने कहा अगर कहीं सामाजिककरण की बात हो रही होगी तो सामाजिककरण में 3-4 शब्द आपको, पहले तो लेव वाइगोत्स्की ही मिलेंगे, दूसरे मिलेंगे सामाजिक अन्योन्य क्रिया, समूह चर्चा, ठीक है, एक साथ समूह कार्य, ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य, ये सब अगर सामाजिककरण कहीं भी मिलता है तो ये सब ऑप्शन सही होने के चांसेस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मकता सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? अच्छा, इसमें आपको पता होना चाहिए ना कि समालोचनात्मक सोच का मतलब क्या होता है। समालोचनात्मक का मतलब होता है गुण व दोषों की जानकारी, गुण व दोषों की जानकारी। अब गुण व दोषों की जानकारी किस सोच को बढ़ावा देगी? 325 और 486 को जमा करो, गुण दोष बताएंगे? नहीं बताएंगे इसमें। बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था?
तो बाल विवाह ये भी किसी गुण दोष को नहीं बताएगी। श्वसन को परिभाषित कीजिए, ये भी नहीं बताएगी। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय, मतलब कहीं ना कहीं प्रदूषण क्यों हो रहा है, गुण एवं दोष के बारे में संरचना समालोचनात्मकता बात करेंगे हम। इसीलिए ये हमारा यहाँ से सही होगा कि अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण के विभिन्न उपाय समझाइए। ठीक है, तो समालोचनात्मक सोच क्या का मतलब क्या होता है, इसको आपके दिमाग में रखना है कि समालोचनात्मक सोच का मतलब क्या होता है। समालोचनात्मक सोच का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं गुण व दोषों के आधार पर विवेचन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, समावेशन तो आपको दिमाग में रखना है समावेशन क्या होता है। अब समावेशन जानने के पहले आप विशिष्ट बालक के बारे में जान लीजिए कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं। ठीक है, अब विशिष्ट बालक का मतलब ऐसे बालक जो किसी न किसी रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ठीक है, अब चाहे जाति के आधार पर ले लो, चाहे धर्म के आधार पर ले लो, शिक्षा के आधार पर ले लो, आर्थिक आधार पर ले लो, सामाजिक आधार पर ले लो, शारीरिक आधार पर ले लो, चाहे जिस आधार पर आप लेंगे, तो ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं सभी विशिष्ट कहलाते हैं। अब विशिष्ट बालकों में एक सृजनात्मक बालक भी आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आता है, ठीक है, विकलांग बालक भी आता है, ठीक है, कुसमायोजित बालक, अपराधी बालक, ये सब बालक विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। और समावेशन क्या होता है, जब विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जाती है तो ऐसी प्रक्रिया समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा और विशिष्ट बालक दोनों के बारे में आपको जानना जरूरी था। विशिष्ट बालक का मतलब ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं, और जब दोनों को ही हम एक साथ शिक्षा देने की बात करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समावेशी शिक्षा कहलाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। कौन सा समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, विभेदी आकलन थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं, डिफरेंशियल असेसमेंट। ठीक है, बिल्कुल, अगर समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको विभेदी आकलन के बारे में जानना होता है, मतलब अलग अलग बच्चों के बारे में आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा बच्चा विशिष्ट है, कौन सा बच्चा सामान्य है, कौन सा बच्चा शारीरिक रूप से विशिष्ट है, कौन सा बच्चा मानसिक रूप से विशिष्ट है। ठीक है, विभेदी आकलन को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आगे भी बढ़ते हैं क्योंकि सीटेट पढ़ रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं एक से अधिक क्वेश्चन सही, एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट आपको पकड़ना रहता है। ठीक है, चलिए, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित, तो भैया सबसे गलत, हतोत्साहित तो करना ही नहीं है। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिभावित और सामूहिक महसूस करते हैं। कुछ विद्यार्थी, इसमें भैया सभी को करना है, कुछ को नहीं। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर समूह में नहीं बांटना, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। अब बचना चाहिए, अगर कहीं भी क्वेश्चन में लिखा है तो समझ लेना है आपको कौन सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बचना का मतलब ये नहीं करना है आपको। ठीक, तो नहीं वाला पूछ रहा हूँ। ठीक, पहला, चर्चा में विविध संस्कृतियों का उदाहरण लाना। तो क्या चर्चा में विभिन्न संस्कृतियों का उदाहरण आप लाओगे? बिल्कुल लाओगे। ठीक है, बच्चों के नहीं, इसको तो लाना पड़ेगा ना अगर अलग अलग बच्चे होंगे। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। किसी एक प्रभावी का मतलब किसी एक संस्कृति के लिए आप शिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करोगे? नहीं भाई, ये नहीं हो सकता है ये ना हो। आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है, शिक्षार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषता को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल होगा। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति को, संस्कृति को बढ़ावा देना बिल्कुल होगा। तो यही है, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। ये नहीं होना चाहिए, इससे आपको बचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों के अक्षरों और शब्दों को पढ़ने की, कौन सा भैया, पढ़ने के लिए वाचन वैफल्य। ठीक है, वैफल्य कहते हैं या वैकल्य कहते हैं, तो दिमाग में रखिएगा, कहीं कहीं वैफल्य मिलेगा, कहीं कहीं वैकल्य मिलेगा। इसको डिसलेक्सिया भी कहते हैं। ठीक है, और लेखन, इसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, याद रखिएगा, डिस्ग्राफिया। गुणज, डिसकैलकुलिया, तो ये भी याद रखिएगा। गुणा किस में करते हैं? कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो गुणज वैफल्य, डिसकैलकुलिया, लेखन वैफल्य, डिस्ग्राफिया, वाचन वैफल्य, मतलब बोलने में, अक्षरों या शब्दों को पढ़ने में जब दिक्कत होती है तो हमारा डिसलेक्सिया होता है या वाचन वैफल्य होता है। ठीक है, चलिए, ये सब अधिगम अशक्तताएं हैं, मतलब कहीं ना कहीं बालक किसी न किसी रूप से सीखने में जब असमर्थ होने लगता है तो ये सब प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, तो इसको दिमाग में रखना है।
गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। मैंने कहा अगर बचना चाहिए आपको कहीं मिले तो कौन सा नहीं करना चाहिए आपको ढूंढना है। ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं में पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। अरे भैया गतिक दिव्यांगता है मतलब बालक क्या है, कहीं ना कहीं चलने में अक्षम है, तो उनके लिए ऊपर मंजिल पे लगा दोगे, ठीक है। बेचारे चल नहीं पा रहे हैं और उनको ऊपरी मंजिल पर पुस्तकालय प्रयोगशालाओं का आवंटन कर दोगे तो बिल्कुल यही गलत होगा। और भी पढ़ लेते हैं। विद्यालय सभी छात्रों को रैंप और लिफ्टों को समतल करना, ठीक है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, ठीक है। बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना, तो ये भी ठीक है। तो पहला नहीं करना है आपको, तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थी की पहचान संबंधित विशेषता नहीं है पूछ रहा है भैया। उच्च क्रम समस्या समाधान, एक सृजनात्मक बालक जो ज्ञान की रचना कर सकता है, उच्च क्रम समस्या समाधान भी कर सकता है। अभिसारी सोच जो होती है ये बुद्धि से संबंधित होती है, सृजनात्मकता से नहीं, ठीक है। नवाचारी प्रयोग ये भी, तो अभिसारी सोच सृजनात्मक बालक से संबंधित नहीं होती है, सृजनात्मक बालक से अपसारी सोच संबंधित होती है, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना है। सृजनात्मक बालक से कैसी सोच, तो अपसारी सोच या अपसारी चिंतन संबंधित होता है। अच्छा, अभिसारी व अपसारी चिंतन का अंत के बारे में, मतलब दोनों क्या होते हैं, दोनों को एज अ कंपेरेटिवली बात करेंगे। तो इनको मैं आपको ना शाम को या कल अपसारी और अभिसारी चिंतन का एक वीडियो में दे दूंगा, आप उसको केवल देख लीजिएगा। अपसारी और अभिसारी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उससे बाहर नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो इसका कल या मैं आज शाम को या कल मैं इसका वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। आज रात में अगर बनाता हूं तो वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं केवल 30 क्वेश्चनों की बात नहीं करता हूँ, मैं 30 क्वेश्चनों को उठाकर आपके 90 क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप ये वीडियो देखेंगे, इससे पहला वाला अगर आप CDP का देखेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा वीडियो पहले से ही लगेंगे कि हाँ ये तो यार पहले बता चुके हैं, ठीक। तो दिमाग में रखना है आपको, सभी वीडियो को एक साथ देखना है। अगर आप CTET का पूरा प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो उससे बाहर आपको कहीं भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। मतलब बचना चाहिए क्या, मतलब नहीं करना चाहिए। मैंने कहा बचना कहीं भी मिले तो नहीं शब्द को दिमाग में रखना है। स्मृति सहायक विधियां लागू करना, संगठनात्मक चार्ट बनाना, संबद्ध शब्द प्रस्तुत करना और मानचित्र का प्रयोग करना। तो देखिए मतलब क्या करना है, स्मरण रखने को सुसाध्य मतलब बच्चों को याद रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है आपको, इसके लिए आपको क्या करना है, तो स्मृति सहायक विधियाँ बिल्कुल लागू करोगे आप, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको याद करने वाली ऐसी विधियों का प्रयोग करोगे, चार्ट बनाओगे बिल्कुल, असंबद्ध मतलब उससे संबंधित शब्द प्रस्तुत कर दोगे। तो भैया अगर बिना उससे संबंधित जो शब्द नहीं होगा अगर उसको भी सामने रख दोगे तो बच्चे भूल जाएंगे ना, तो यही नहीं करना है आपको, इसी से बचना है, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं। जटिल और व्यापक हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हो सकता है 50-50 लेके चलते हैं। मौजूदा ज्ञान से जुड़ी सबसे बेहतर ऑप्शन, इससे भी बेहतर ऑप्शन, तो ये 100% होने के चांसेस हो जाएं। अव्यवस्थित तो करनी नहीं, उनके सामाजिक सांस्कृतिक भिन्न, उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार होगी तो बेहतर हो जाता, भिन्न है तो गलत हो गया। तो मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, जब सीखे जाने वाली सामग्री मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होती है तो विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखता है। बिल्कुल अगर बच्चों को फल के बारे में बताना है आपको, तो आप बच्चे जो फल देखे होंगे जैसे आम, ठीक है, अब बच्चे ने लीची कभी देखी नहीं है, आप फल के बारे में लीची के बारे में बता रहे हो, तो वहाँ से समझना बहुत थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसीलिए मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों को समझाना बेहतर होता है किसी विद्यार्थी को, ठीक है। मतलब विद्यार्थी बेहतर तरीके से यहाँ पर सीखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में मतलब किसी कारणवश जो विद्यार्थी है वो शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा। अनुभवात्मक शिक्षा दोगे तो प्राप्त कर लेगा। विफलता का मतलब कौन सा गलत है, यहाँ पर ये चुनना है आपको, कौन सा शैक्षणिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अनुभवात्मक शिक्षा उपयुक्त है,
गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम मतलब ऐसा पाठ्यक्रम जो हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ ही ना हो, तो बिल्कुल ये तो नहीं कर सकते, यही गलत है हमारा। समावेशी दर्शन, शिक्षक केंद्रित, ये दोनों, शिक्षार्थी केंद्रित मतलब कहीं ना कहीं ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका गलत है, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर बच्चों के शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान, अगर सफलता में योगदान देना होता तब तो तीनों सही थे, ये 3 सही थे आपके। ठीक है, पर विफलता में योगदान देना है तो ये होगा हमारा विफलता के लिए, यही हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार NCF 2005, मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए, अगर आप पुरानी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने NCF के बारे में आपको एक वीडियो में पूरा बताया है, 2 मिनट में। ठीक है, चलिए यहाँ से फिर से जान लेते हैं। NCF 2005 फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बने प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, तो प्रोफेसर यशपाल अध्यक्ष थे। निदेशक बने हमारे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ठीक है, बन गया हमारा NCF 2005। तो इसकी थीम रखी गई एजुकेशन विदाउट बर्डन। ठीक है, एजुकेशन विदाउट बर्डन मतलब शिक्षा बिना बोझ के। एक हमारा निबंध था जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति, और इस निबंध को लिखा किसने है तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और यही रविंद्रनाथ टैगोर के इसी निबंध से NCF 2005 की उत्पत्ति मानी जाती है। कहा गया है NCF 2005 में क्या क्या कहा गया है ये भी जान लीजिए। NCF 2005 में कहा गया है कि बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाएगा, एक पॉइंट ये दिमाग में रखना है। दूसरा, खेल को महत्व दिया जाएगा शिक्षा में। तीसरा पॉइंट, जो शिक्षक का स्वरूप होगा, ये 3 पॉइंट तो दिमाग में रखने हैं। शिक्षक का जो स्वरूप होगा वो एक परामर्शदाता, सुविधादाता और सुगम करता। पूछा जाता है क्वेश्चन कि NCF 2005 के अनुसार शिक्षक का स्वरूप नहीं होना चाहिए, तो ये 3 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन और कोई ऐड कर देते हैं। तो दिमाग में रखना, शिक्षक का स्वरूप परामर्शदाता, सुविधादाता और सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट को, संप्रत्यय को इंग्लिश में कहेंगे कॉन्सेप्ट, तो एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। मैंने कहा बचना है तो मतलब यह नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण तो देने को ना, कॉन्सेप्ट से संबंधित उदाहरण दोगे तब तो ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों को। उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण मतलब ऐसे उदाहरण जो लगातार ना हो, बदलते रहें। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण, कॉन्सेप्ट्स के अलावा कोई जिस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ा रहे हो और उदाहरण किसी और के दोगे तो गलत हो जाएगा कि नहीं, तो इसी से बचना चाहिए। संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप, बिल्कुल ये भी उदाहरण दे सकते हैं। तो संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण से बचना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। अधिसंज्ञान, जिसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है ज्ञान की सीमा से परे, ज्ञान की सीमा से परे। ठीक है, तो ज्ञान की सीमा से परे मतलब स्वयं के ज्ञाता होने या का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है तो मेटाकॉग्निशन दर्शाती है, अधिसंज्ञान। याद कर लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। आरोपण नहीं है, नकल नहीं है, तो बिल्कुल समस्या समाधान की प्रक्रिया। भैया पहचान करोगे, लक्ष्य का निर्धारण करोगे, फिर समाधान प्राप्त करोगे, फिर परिणामों की खोज करोगे। ऐसे किसी न किसी आपके पास कोई समस्या है उसका समाधान आप ऐसे ही प्राप्त करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन फिर एक आ गया आपके पास, जैसा मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। ठीक है, बिल्कुल सार्थक है। ठीक है, भ्रांतियाँ मतलब ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में गलत अवधारणा बना रही हैं, इसके बारे में चर्चा करना सार्थक होगा तो सही है। ठीक है, अब ये सही है आपका। दूसरा पढ़ लेते हैं। मैंने कहा दोनों को पहले आप अलग अलग पढ़िए, कथन को भी अलग पढ़िए, तर्क को भी अलग पढ़िए, और अगर दोनों आपके अलग अलग सही हैं तो देखना है क्या उसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो हमने कथन पढ़ लिया, कथन सही कह रहा है। दूसरा तर्क पढ़ते हैं। यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो बिल्कुल अगर भ्रांतियों की बात करेंगे तो ये करने में सहायक होगा, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारे दोनों सही हैं, तो लास्ट के 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये तो कट गए हमारे। अब बचे ऊपर के 2 ऑप्शन। आपको देखना है ए और आर दोनों सही हैं, क्या आर ए की व्याख्या कर रहा है और या क्या नहीं कर रहा है। इसको देखने के लिए आप क्योंकि लगा के पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है,
क्योंकि यह उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो बिल्कुल इसका कहीं ना कहीं तर्क दे रहा है, रीजन बता रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ से सही होगा, ए और आर दोनों सही है, क्योंकि मैंने अलग अलग दोनों को पढ़ा तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, ऑप्शन आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यही 4 मिलेंगे, ऑप्शन कभी बदलेंगे नहीं। तो करने का तरीका क्या है, मैं फिर बता रहा हूँ। पहले आप कथन को अलग पढ़ेंगे, देखेंगे सही है कि गलत, कथन सही है, ठीक है। फिर तर्क को आप अलग पढ़ेंगे, देखेंगे सही है या गलत, तर्क भी सही है। फिर अब बीच में आप क्योंकि लगा देंगे कथन के बाद, और फिर तर्क पढ़ेंगे, और अगर आपको व्याख्या मिल रही है, आप समझ रहे हो कि नहीं, उसका उत्तर मिल रहा है हमें, तो पहला वाला सही, अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो दूसरा वाला सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है, कैसे, कब संभावना होगी, गतिविधियों को महत्व, बिल्कुल भैया उनकी गतिविधियों को अगर आप महत्व नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी बोरियत महसूस करेंगे। बेचारे कर रहे हैं, कहें कि सर जी हमको ये करना है, हमको समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको नहीं, हम जो समझा रहे हैं वही समझो, तो क्या करेंगे, कहेंगे अरे कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो बिल्कुल गतिविधियों महत्व दिए जाने पर बोर नहीं महसूस करेंगे, सफलता मिलने पर बोर नहीं महसूस करेंगे, सफलता की अपेक्षा होने पर बोर नहीं महसूस करेंगे। तो गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर बालक क्या करेंगे, बोर महसूस करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, ठीक है, मतलब आपने जो कार्य किया है और कार्य करने के बाद आपको कुछ ना कुछ फीडबैक, मतलब कैसा आपने कार्य किया है इसके लिए आपको प्रत्युत्तर जो मिलता है वही आपका फीडबैक कहलाता है, को प्रेरक के रूप में उपयोग करने को अनुचित तरीका है। अब फीडबैक, जैसे मैंने आपने बढ़िया सा टेस्ट लिया, मैंने आपने बढ़िया सा टेस्ट दिया, तो टेस्ट देने के बाद मैंने कहा देखिए जिनके नंबर इतने से कम आए हैं उनको थोड़ा सा और पढ़ने की, तो ये क्या करना है, मैं प्रेरणा दे रहा हूँ कि थोड़ा सा और पढ़िए, मैं आपकी सहायता करूँगा, आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है, पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो फीडबैक है वो पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो अनुचित तरीका है, मतलब कौन सा तरीका पूछ रहा है, नहीं है। पहला, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना ये तो तरीका है, आपकी क्षमता देखिए आप नहीं कर पा रहे हो, कोई 30 में से 30 कर ले रहा, कोई 30 में से 25 कर रहा, आप 30 में से 20 कर पा रहे हो, तो इसके हमें प्रतिपुष्टि फीडबैक तो देना ही पड़ेगा। गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, ये भी सही है। अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना मतलब तुलना नहीं करनी है, तो ये भी सही है। तो यही दूसरा ऑप्शन, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित, मतलब क्या कर रहे हो ये, ठीक है, आपकी गतिविधि नहीं है, इस पर फीडबैक दोगे तो थोड़ा सा अनुचित तरीका हो जाएगा। तो दिमाग में आपको रखना है फीडबैक कब देना है, क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना है, ठीक है, फीडबैक देना है, काम से संबंधित आपको फीडबैक देना है, तुलना किए बिना आपको फीडबैक देना है, पर गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि या फीडबैक नहीं देना है आपको, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, आपके ये 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन संबंधित थे आपके पेडागोजी से, सीडीपी से। तो ये 30 में 30 क्वेश्चन बहुत कठिन भी नहीं थे, बहुत सरल भी नहीं थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको स्वयं से पता चल जाएगा कि ऑप्शन में कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपने अगर पूरी वीडियो देखी है और आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए, लगातार नई नई वीडियो को आप अपने ही मतलब अपने पास प्राप्त करने के लिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे आपसे इसी तरह जब तक सीटेट का पेपर में आपको 120 प्लस नहीं दिला देते। गारंटी ली है 120 प्लस दिलाएंगे। पेडागोजी में आपको 90 नंबर की पेडागोजी आती है, 80 प्लस दिलाने की गारंटी ले रखी है, ठीक है। तो 80 प्लस हम दिलाएंगे आपको पढ़ते रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। सभी का धन्यवाद जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, थैंक यू सो मच। निकलते हैं अपसारी और अभिसारी चिंतन का वीडियो एक लेकर आज शाम को या कल शाम, ठीक है। चलिए, थैंक यू।